एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मनीषा और आज हम एक टोटली डिफरेंट वीडियो बना रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में देख लिया है, आई एम गोइंग टू शेयर 10 थिंग्स या फिर 10 टिप्स, 10 हैक्स, जो भी आप बोलो, फॉर न्यू बॉर्न बेबी। तो अगर आप न्यू पेरेंट्स हैं या फिर गोइंग टू बी न्यू पेरेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ बातें ज़रूर ऐसी होंगी जो आपको नहीं पता होंगी, एंड यू विल थैंक मी लेटर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहला पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है फीडिंग। तो बच्चे को कितनी समय बाद दूध पिलाना है। तो जैसे आपको हॉस्पिटल्स में डॉक्टर भी सजेस्ट करते होंगे कि हर 2 घंटे में या फिर 3 घंटे में बच्चे को दूध पिलाते रहना है। तो आपको वही चीज़ फॉलो करनी है, हर 2-2 घंटे में बेबी को फीड कराना है। लेकिन कभी अगर आपका बेबी सो गया हो और लंबा सो गया हो तो आप डाउट में आ जाते हो कि इस केस में क्या करें, क्या बच्चे को उठा के दूध पिलाना है। तो अगर कभी दिन में या फिर रात में कभी बेबी लंबा सो रहा हो, 4 से 5 घंटे अगर सो रहा हो, मैक्सिमम 5 आवर्स तक आप उसको सोने दो, उसके बाद आप उसे फीड करा लो। पर दिन में ये एक बार ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर बार वो सो रहा हो, दिन में 2-3 बार तो आप उसको सोने दे रहे हो। अगर एक बार कभी उसे बहुत ज़्यादा गहरी नींद आ रही है, वैसे बच्चे इतना लंबा सोते नहीं है, न्यू बॉर्न तो इतना लंबा नहीं सोते, बट कभी अगर वो सो रहे हैं तो आप एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स उन्हें सोने दो और उसके बाद ही आप उससे उठा के फीडिंग करा सकते हो। अदरवाइज़ तो आपको 2 घंटे या 3 घंटे में फीड कराना ही कराना है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लस्टर फीडिंग क्या होता है। एंड कई बार जो है लोग बोलते हैं कि हमारे बेबी तो फीड करा के जैसे ही बेड पे रखो या लिटाओ फिर उन्हें लगता है, फिर उसे फीड की ज़रूरत होती है। तो क्या बार बार मतलब हर 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में दूध पिलाना चाहिए? तो इस प्रोसेस को क्लस्टर फीडिंग बोलते हैं एंड ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। न्यूबॉर्न बेबी में ऐसा होता है क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, उन्हें भी अच्छे से सक करना नहीं आता, अच्छे से दूध पीना आता नहीं है, उन्हें वो प्रोसेस पता नहीं है, उनका पेट अभी भर नहीं रहा है ठीक से, तो उन्हें जब बहुत जल्दी भूख लग जाती है तो ठीक से वो पी नहीं पाते। जैसे आप उन्हें हटाओ, बेड पे रखो तो उन्हें फिर से भूख लग जाती है या फिर वो सूदिंग भी लगता है कई बार। तो क्लस्टर फीडिंग बिल्कुल नॉर्मल है। इनिशियली कुछ हफ्ते तक हो सकता है कि बेबी क्लस्टर फीडिंग कर रहा हो, लेकिन धीरे धीरे बेबी भी विथ टाइम सीख जाता है एंड ये प्रॉब्लम से आपको फ्री कर देता है। नाउ सेकेंड पॉइंट है बर्पिंग, यानी कि डकार दिलाना। तो न्यूबॉर्न बेबी को जितना ज़रूरी है हर 2-2 घंटे में फीड कराना, उतना ही ज़रूरी है उन्हें बर्प कराना यानी कि डकार दिलाना। तो होता ये है कि बच्चे जो है कई बार ऑलमोस्ट हर टाइम ही जब भी दूध पीते हैं तो उन्हें प्रॉपरली सक करना तो अभी आता नहीं है। तो दूध के साथ साथ वो एयर भी इंजेस्ट कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, और वो ही एयर बबल जो है, गैस बबल, एक आप उनके फूड पाइप में या उनके एब्डोमेन में जो है गैस बबल की फॉर्म में बना रहता है। बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट पैदा करता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बच्चा रोएगा, चिड़चिड़ होगा, सो नहीं पाएगा, कई बार उल्टी कर देगा। तो ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप बच्चे को दूध पिला रहे हो तो उसके बाद बच्चे को डकार दिलाओ और उसके बाद ही बच्चे को सुलाओ। कई बार जो है बर्प जो है आप मिड सेशन में भी कर सकते हो, यानी कि जब आप फीड करा रहे हो, जब आपका आधा फीड हो जाए, या फिर अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो तो अगर आपने एक साइड से फीड कराया उसके बाद आप बर्प दिलाओ और उसके बाद सेकेंड ब्रेस्ट से फीड करा सकते हो आप। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके लिए और आपके बेबी के लिए क्या सूटेबल है। अगर मिड फीड में बर्पिंग उसे सूट कर रही हो तो आप वो करो, नहीं तो पूरा फीड कंप्लीट हो जाने के बाद आप उसे बर्प दिलाओ। अब बर्पिंग के बहुत सारे पोजीशंस होते हैं, बहुत सारे ट्रिक्स हैं, वो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। आपके लिए और आपके बेबी के लिए क्या सूटेबल हो रहा है आप वो फाइंड आउट करो और वही आप उसे फॉलो करो। थर्ड पॉइंट है क्राइंग। तो अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, अगर तो ज़रूरी नहीं है कि अगर बच्चा रो रहा है तो उसे भूख ही लगी हो। अगर आपने अभी जस्ट दूध पिलाया है और फिर भी बच्चा रो रहा है तो हो सकता है कि बच्चे को कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा हो, बच्चे को या तो नींद आ रही हो या फिर बच्चे को
ठंड लग रही हो, ज़्यादा आपने लेयरिंग कर दी हो तो गर्मी लग रही हो, तो चेक करो ये सारी चीज़ें कि कहीं बच्चे को ठंड तो नहीं लग रही, गर्मी तो नहीं लग रही सीज़न के हिसाब से, या बच्चे ने सूसू पॉटी तो नहीं कर दिया, डायपर गीला, या फिर आपने जो भी पहनाया वो गीला तो नहीं हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप चेक करो कि बच्चा कहीं नींद तो नहीं आ रहा, बच्चे का कहीं पेट टाइट तो नहीं हो रहा, कहीं डिस्कम्फर्ट हो रहा हो, गैस बन रही हो पेट में। तो ये सारी चीज़ें चेक करो आप। हो सकता है बच्चा इसकी वजह से भी रो रहा हो, और अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो हो सकता है बच्चे को भूख लगी हो, तो फिर आप फीड करा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है अम्बिलिकल कॉर्ड। तो बच्चे का जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो आइडियली 1 वीक से लेके 20 to 21 डेज तक गिर जाना चाहिए, श्रेड हो जाना चाहिए। एंड ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप ही आप उस अम्बिलिकल कॉर्ड को गिरने दो। आपको वहाँ पे कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, कुछ नहीं लगाना है। आप बस ट्राई करो कि वो एरिया, अम्बिलिकल कॉर्ड वाला एरिया ड्राई रखो, आप सूखा रखो, वहाँ पे भी बिल्कुल गीला या फिर कुछ भी ऐसा वेट अप्लाई नहीं करना है, ड्राई रखना है उस एरिया को। एंड जब वो श्रेड हो जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड गिर जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद भी आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी अप्लाई नहीं करना है अनटिल एंड अनलेस, जब तक अगर उसमें कुछ ब्लड वगैरह कुछ दिखने लगे, कुछ पस दिखने लगे, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो। अदरवाइज अम्बिलिकल कॉर्ड गिर जाए उसके बाद भी आपको कुछ भी अप्लाई नहीं करना होता है। एंड आइडियली अम्बिलिकल कॉर्ड गिरने के बाद ही आपको बच्चे की मसाज एंड बच्चे का बात शुरू कर देना चाहिए। नेक्स्ट इज बच्चे को कब नहलाना चाहिए एंड कब से मसाज शुरू करनी चाहिए। तो बच्चे को आइडियली, जैसे मैंने बताया कि अम्बिलिकल कॉर्ड गिरने के बाद ही नहलाना चाहिए या फिर मसाज करना चाहिए। तो अगर आप अम्बिलिकल कॉर्ड गिरने से पहले अगर आप नहलाना चाह रहे हो बच्चे को, तो आप स्पॉन्ज बाथ दे सकते हो। आप एक कपड़े को, कॉटन कपड़ा ले लो और उसको हल्का गीला करके उससे एक प्रॉपर बच्चे की बॉडी क्लीन कर सकते हो। और अगर आपको नहलाना है तो जब अम्बिलिकल कॉर्ड गिर जाए उसके बाद ही आप नहलाना शुरू करो बच्चे को। एंड शुरू में आप इनिशियली 2 से 3 दिन आप बच्चे को नहलाओ, 1 हफ्ते में, उतना ही काफ़ी होता है बच्चे के लिए। और अगर मसाज की बात करें तो बच्चे को मसाज करना चाहिए, पर बहुत जेंटल मसाज होना चाहिए, बिल्कुल भी हार्ड मसाज नहीं करना चाहिए जैसे हम बड़े लोगों को करते हैं। एंड कुछ लोग जो है बाहर से दाई वगैरह को हायर करते हैं मसाज के लिए, बच्चे को मसाज करने के लिए। तो आई थिंक उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बच्चों का मसाज खुद से ही कर सकते हो, बहुत ही जेंटल करो। और अगर आप खुद से कर रहे हो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। नहाने से थोड़े टाइम पहले, आधा घंटा पहले बच्चे का मसाज करो और उसके बाद नहलाओ, तो वो सही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है वैक्सीनेशंस। तो बच्चों का वैक्सीनेशन उनके बर्थ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी बेबी आपका न्यूबॉर्न बेबी हुआ है और 2-3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद जब वो डिस्चार्ज होगा, तो उसे विटामिन के और हेपेटाइटिस बी, ECG, पोलियो, ये सारे वैक्सीन पहले ही उसी टाइम पे लग जाते हैं डिस्चार्ज होने से पहले। तो आप इंश्योर कर लो, डॉक्टर से पूछ लो कि उनको ये सारे वैक्सीन्स लगे हैं या नहीं लगे हैं। साथ में आप बच्चे का वैक्सीनेशन कार्ड बनवा लो, और वैक्सीनेशन कार्ड पे डिटेल्स लिखे होते हैं कि आगे फर्दर क्या क्या वैक्सीन आपको बच्चे को लगवानी है, किस किस टाइम पे लगवानी है। तो आप उसे फॉलो करो। और साथ ही डिस्चार्ज होने से पहले डॉक्टर आपको विटामिन डी के ड्रॉप्स देंगे, सजेस्ट करेंगे विटामिन डी के ड्रॉप्स बच्चे के लिए, जो कि आपको 1 साल तक बच्चों को देनी चाहिए। जनरली 0.5 ml रिकमेंड किया जाता है 1 साल तक बच्चों को देने के लिए। तो ये सारे डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर ही देते हैं। और ये इसलिए प्रिस्क्राइब किया जाता है क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क हम पिलाते हैं बच्चों को, उसमें जो है विटामिन डी की थोड़ी कमी रहती है। एक्चुअली हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी होती ही होती है। तो ब्रेस्ट मिल्क में भी विटामिन डी एक सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होता है और बच्चों को उसकी कमी रहती है, इसलिए विटामिन डी का सप्लीमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूबॉर्न बेबी के बॉडी वेट के लिए। तो जितने भी वेट का बच्चा पैदा होता है, आगे के 2 से 3 दिन में थोड़ा बच्चा जो है वेट लूज़ करता है। तो उस प्रोसेस में ये होता है कि जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड या एक्सेस फ्लूइड होता है बच्चे की बॉडी में, कुछ बच्चे ने इंजेस्ट कर लिया होता है, वो सब जो है बाहर निकलता है, वो सब श्रिंक हो जाता है एंड बच्चे का वेट थोड़ा कम हो जाता है 2-3 दिन में। लेकिन ये जैसे ही बच्चा अच्छे से फीड करने लगता है, अच्छे से दूध पीने लगता है, तो वापस फिर से वेट नॉर्मल हो जाता है एंड फिर फर्दर तो बढ़ते ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है रैशेज़। तो रैशेज़ होना बच्चों को काफ़ी कॉमन है। डायपर यूज़ करने की वजह से कई बार बच्चों को रैशेज़ हो जाते हैं। तो अगर आप डायपर यूज़ कर रहे हो, अगर आप
कपड़ा वगैरह लगा रहे हो तो वो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप डायपर यूज़ कर रहे हो और रैशेस हो जा रहे हैं तो आप उसके लिए रैश क्रीम आती है वो यूज़ कर सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि जब रैशेस हो जाएंगे उसके बाद ही आपको ये रैश क्रीम लगानी है, ये एज अ प्रिवेंशन भी आप लगा सकते हो। तो डेली आप दिन में एक बार जो है डायपर पहनाने से पहले वो रैश क्रीम अप्लाई कर सकते हो। और फर्दर इससे बचने के लिए, रैशेस से बचने के लिए आप थोड़ा बच्चे को डायपर फ्री टाइम दे सकते हो। कई बार लोग रैश क्रीम नहीं लगा के कुछ होममेड चीज़ें लगाते हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं या फिर किसी भी तरीके का ऑयल यूज़ करते हैं। तो अगर आपके बेबी के लिए वो सूट कर रहा है कोकोनट ऑयल वगैरह तो आप वो यूज़ कर सकते हो, नहीं तो रैश क्रीम आती है मार्केट में, आप वो यूज़ कर सकते हो रैशेस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों के नोज़ क्लीनिंग से लेके। तो कई बार बच्चों का स्टफ़ी नोज़ होता है, काफ़ी सारा ब्लॉकेज होता है नोज़ में एंड वो ठीक से सांस नहीं ले पाते, फिर रोने लगते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, तो ज़्यादातर आपको कुछ करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। बच्चे जो स्नीज़ करते हैं, छींकते हैं और उनकी नाक कई बार उसी से साफ़ हो जाती है, जो भी फंसा हुआ है वो सब बाहर आ जाता है। अगर कुछ भी आपको दिख रहा है, एजेस पे अगर आपको कुछ दिख रहा है तो आप क्लीन कर सकते हो टिश्यू की हेल्प से। ज़्यादा कुछ भी आपको अपना हाथ या कुछ भी अंदर आपके बच्चे के नोज़ में इंसर्ट नहीं करना है। आप ये कर सकते हो कि जब आप बच्चे को नहला रहे हो तो थोड़ा गर्म पानी से ऐसे करके उनकी नोज़ जो है वो क्लीन कर सकते हो। और अगर इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, इससे भी साफ़ नहीं हो पा रहा है, तो नेज़ो सलाइन ड्रॉप्स आता है बच्चों के लिए, एक एक बूंद आप दोनों नोज़ में डालोगे तो बच्चे की नोज़ क्लीन हो जाती है। है बच्चों के गैस ट्रबल्स को लेके। तो न्यूबॉर्न बेबी को बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा उनको पेट में गैस बनने लगती है, बहुत ज़्यादा फिर डिस्कम्फर्ट होने लगता है, बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, क्रैंकी होता है, सो नहीं पाता है, रात रात में उठ के रोने लगता है। तो ये वाली प्रॉब्लम मैंने पर्सनली भी फेस की थी जब मेरा बेबी हुआ था एंड जब वो छोटा था तो इनिशियली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी एंड हमने कई जगह डॉक्टर्स को भी विज़िट किया था। लेकिन सारे डॉक्टर्स यही बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, क्योंकि छोटे बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम अभी ठीक से बना ही नहीं होता है, ठीक से डेवलप ही नहीं होता है, अभी उसने कुछ खाया ही नहीं है जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वर्क करे उस हिसाब से। तो पहली बार वो कुछ खा रहा होता है या फिर दूध पी रहा होता है तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अभी बन ही रहा होता है, तो इसलिए उसको ये गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है एंड आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। 3 महीने तक ये प्रॉब्लम होती है एंड धीरे धीरे जो ये कम हो जाता है। आप इसके लिए टमी मसाज कर सकते हैं बच्चे की, बहुत अच्छे मसाजेस आते हैं, आप देख सकते हैं वीडियोस टमी मसाज न्यूबॉर्न बेबी के लिए। एंड जब भी आप मसाज कर रहे हो बेबी की तो टमी मसाज भी कर दो, या फिर जब भी बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट में है, बच्चे का पेट टाइट हो रहा है गैस की वजह से, तो आप उस टाइम पे मसाजेस कर सकते हो एंड बच्चे को इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है उससे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों की स्लीप को लेके। तो अगर आप बच्चे को स्वाडल करके सुला सकते हैं, कवर करके जैसे सुलाया जाता है, तो बच्चे को उसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। इनिशियली कुछ वीक्स या कुछ महीने आप ऐसे करके बच्चों को सुला सकते हैं, उन्हें काफ़ी होमली फीलिंग आती है क्योंकि वो अभी इस दुनिया में आए हैं। उससे पहले वो उसी तरीके से पूरे कवर्ड रहते हैं, तो अगर उन्हें स्वाडल करके सुलाया जाए तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। इसके साथ साथ आप बच्चों के लिए राई का पिल्लो यूज़ कर सकते हैं, कोई भी फैंसी पिल्लो ज़्यादा यूज़ मत करो, राई का पिल्लो यूज़ करो, वो बच्चे के हेड के लिए बेस्ट होता है। एंड ट्राई करो कि अगर जब बच्चा सो रहा है तो लाइट ऑफ कर दो आप, या फिर स्पेशली जब रात हो जाती है तो आप बच्चों को ज़रूर लाइट ऑफ करके डे एंड लाइट का डिफरेंस आप जितना जल्दी बच्चे को समझाने लगे उतना सही रहेगा। बच्चे को भी पता लग जाता है कि अच्छा अब लाइट ऑफ हो गई है, अभी डे लाइट नहीं है, अभी रात हो गई है, अब सोने का टाइम हो गया है। धीरे धीरे बच्चे भी समझ जाते हैं, उनकी स्लीप साइकिल भी बेटर होने लगती है। तो वैसे तो न्यूबॉर्न से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं, पेरेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं इतना ही कवर कर पाई। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो मैं नेक्स्ट पार्ट इसका ज़रूर बनाऊंगी एंड आशा करती हूँ कि जो भी न्यू पेरेंट्स बनने वाले हैं उन्हें ये वीडियो पसंद आएगी और उन्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। सो गुड लक टू ऑल द न्यू पेरेंट्स या फिर गोइंग टू बी न्यू पेरेंट्स। ये जर्नी बहुत ही अलग एंड बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, आप इसे इंजॉय करना एंड बस बहुत सारा ध्यान रखना छोटे बेबी का। तो वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया आपने तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।